हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बहुत प्रमुख प्रश्न जो कि यहाँ से बहुत सारा जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से चाहे आपका बीपीएससी ये स्टेट का पेपर 1 या 2 हो या फिर आपका बीपीएससी टीआरई 3 या फिर 4 जो भी हो, तो उसके लिए जो प्रश्न बनते हैं आपके थाट और राग से, तो वो सब हम चर्च करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट है, ठीक है? 10 थाट है। 10 थाटों का नाम अगर बोले तो भैरव भैरवी असावरी, यमन बिलावल थाट और मारवा काफी तोड़ी पूर्वी और खमाज। तो ये हमारे 10 थाट हो गए कहाँ? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। और इसी थाट को जो है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में इसको तो थाट कहते हैं, लेकिन दक्षिण संगीत पद्धति में इसको मेल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मेल। वहाँ मेलों की संख्या कितनी है? 19 मेल माने गए हैं, ठीक है? और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने गए हैं, ठीक है? तो हम लोग भातखंडे जी के अनुसार 10 थाट मानकर ही सारे जो है राग गाते बजाते हैं। 10 थाट होते हैं और 10 थाट से जो जन्य जो राग हैं बहुत सारे, तो उन्हीं सब रागों को जो है हम 10 थाटों से कौन कौन से थाट से कौन सा राग है, यह सब हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है? तो चलिए फटाफट, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो आएगा आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही आएगा। आपके एग्ज़ाम के जो सिलेबस है बीपीएससी और स्टेट में जो है काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस, बस आपको कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सारा सिलेबस के आधार पे आपको सारा चीज़ जो है रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज हम बात करते हैं 10 थाट के बारे में, ठीक है? 10 थाट के बारे में देखिए, सबसे पहले हम थाट की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो थाट है वो है भैरव, ठीक है? सबसे पहले भैरव भैरव थाट है। तो भैरव थाट में एक तो जानते हैं कि थाट के नाम से ही राग होता है, जिसको कि भैरव ही बोलते हैं। और जो थाट के नाम से जो राग हो उसको क्या बोलेंगे? आश्रय राग बोलते हैं। तो एक हमारा हो गया भैरव। इसमें फिर आता है आपका रामकली। रामकली फिर आता है आपका कलिंगड़ा, फिर है आपका कलिंगड़ा। उसके बाद फिर आप इसमें आ जाइए आपका आनंद भैरव। इसमें क्या आता है? आनंद भैरव। आनंद भैरव फिर है आपका अहीर भैरव। तो ये भी इसी में आता है, अहीर भैरव, आनंद भैरव, अहीर भैरव। उसके बाद अगर बात करें अहीर भैरव के बाद, तो जोगिया है, विभास है, मेघरंजनी है। जोगिया, जोगिया आपका विभास, विभास और मेघरंजनी। क्या है? मेघरंजनी। तो ये सब आपके जो है प्रमुख राग हैं, प्रमुख राग है, ठीक है? किसके? भैरव थाट के। एक तो स्वयं भैरव ही हो गया, जो कि जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? आश्रय राग। चलिए, तो कौन कौन सा हो गया भैरव में? रामकली, कलिंगड़ा, आनंद भैरव, अहीर भैरव, जोगिया, राग विभास और मेघरंजनी। तो हो गए आपके भैरव थाट के राग क्लियर, ठीक है? अब आइए, अब देखते हैं भैरव थाट के बाद आता है हमारा भैरवी। अब देखते हैं हम भैरवी के बारे में। दोस्तों देखिए, जो जो प्रमुख प्रमुख मिला और जिसमें कुछ ऐसे राग भी हैं जिसमें कि कन्फ्यूज़न था, तो वो सब राग नहीं यहाँ पे हम उठाकर लाए हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी आप पढ़ें, जितना पढ़ें आप बिल्कुल जो है जो सही हो वही पढ़ें। तो बिल्कुल इसीलिए जो है दोस्तों, आपको जो भी जिस राग से जुड़ा हुआ है वही राग आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपके पुस्तक में जितनी चर्च की गई है उतना ही चर्च यहाँ भी हम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बुक में जो दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे तो इतना ही राग के बारे में उसमें भी बताया गया है। तो जितना राग के बारे में बताया गया है उतना सारा राग जो है आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखिए भैरवी थाट से, तो एक तो आपका भैरवी हो गया स्वयं, तो वो आश्रय राग, ठीक है? उसके बाद आपका हो जाता है मालकौंस। कौन सा होता है? मालकौंस। मालकौंस हो गया। ये आपके उसके बाद हो गए धनाश्री। धनाश्री। देखिए पुरिया धनाश्री की बात नहीं हो रही, केवल धनाश्री की बात हो रही है, ठीक है? ये आपके हो गए धनाश्री। और एक इसमें जो बताया गया था आपके बुक में, वो लिखा हुआ था आपका बिलास खानी। बिलास खानी तोड़ी, ठीक है? विलास खानी तोड़ी। तो ये भैरवी के आपके भैरवी थाट के राग हो गए मालकौंस, धनाश्री, विलास खानी।
भैरवी माल धना विलास खानी, तो ये आपको याद रखना है, भैरवी माल धना विलास खानी। आप इस तरह से कुछ अपने हिसाब से ट्रिक लगा लीजिए कि आप क्या कैसे बोल के आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब भैरवी की बात हो गई। अब आते हैं आसावरी पे। आसावरी, तो आसावरी जो है वो आपका आसावरी थाट, ठीक है। आसावरी थाट जिसमें कि कौन कौन सा राग आता है, सबसे पहले तो आसावरी का नाम आए और जौनपुरी का नाम ना आए। आसावरी थाट का कौन सा राग, जौनपुरी राग, जौनपुरी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देसी हो जाएगा इसमें, देसी, ठीक है। देसी, उसके बाद आपका हो जाएगा, देसी के बाद दरबारी, देसी के बाद दरबारी, फिर आपका हो जाएगा अड़ाना, अड़ाना, उसके बाद है आपका कौशिक, उसके बाद है आपका कौशिक, उसके बाद आपका एक और राग इसमें जो आपके बुक में बताया गया था वो था कान्हड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपके किस में आते हैं, आसावरी थाट में आते हैं। जौनपुर, देसी, दरबारी, अड़ाना, कौशिक, कान्हड़ा, ठीक है। कान्हड़ा, ये आपके दरबारी इसमें आ गया और कान्हड़ा आ गया, दोनों जो है इसी में आते हैं आसावरी थाट में। जौनपुरी, देसी, दरबारी, अड़ाना, कौशिक, कान्हड़ा, तो यह सब नोट करना है, ठीक है। यह सब जो बता रहे हैं आपको राग और उनके थाट, जो आपके स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। और बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। चलिए, अब हो गया। अब हम आते हैं यमन के बारे में। राग यमन, यमन, इसको कल्याण नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम से, कल्याण। इसको कल्याण थाट या यमन थाट भी कहते हैं, इसको यमन कल्याण इसी को कहा जाता है। इसका जो था आपको, इसको जो कहे जाते हैं यमन कल्याण के, ये जो है आश्रय राग जिसको बोलते हैं, कल्याण अगर रहेगा तो कल्याण आश्रय राग होगा, यमन अगर रहेगा तो यमन भी आश्रय राग होगा, ठीक है। अब इस थाट से कितने राग हैं, कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। इसमें आपके सबसे पहले हो जाएंगे केदार, केदार, जो कि आपके इसी थाट से आते हैं। केदार, कामोद, राग कामोद, फिर आपका हो गया छाया नट, छाया नट, उसके बाद फिर हो जाएगा, छाया नट के बाद फिर आपका आ जाता है भूपाली, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। राग भूपाली, बहुत बार ये पूछा जाता है। फिर आपका हो गया हिंडोल, भूपाली, हिंडोल, ठीक है, हिंडोल, और उसके बाद फिर आपका हो गया गौड़ सारंग, गौड़ सारंग। तो यह सब जो है आपके किस में आ गए, ये सब आपके यमन कल्याण थाट में माने जाते हैं। मुख्य आपको भूपाली जो है बहुत बार पूछा जाता है, केदार भी आता है, कामोद भी आता है, छायानट भी आता है, हिंडोल भी आता है, लगभग सब जो है आपके इम्पॉर्टेंट ही है इसमें, ठीक है। तो कल्याण थाट से ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप सब कुछ इसको याद रख लीजिएगा। कल्याण के बाद अब चलते हैं, बात करते हैं हम बिलावल थाट की। बिलावल में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं, ठीक है, पता है बिलावल थाट। और जो कल्याण बताए थे ना, उसमें जो है आपके म तीव्र प्रयोग होता है, म स्वर जो है वो तीव्र लगते हैं। तो बिलावल थाट से हम लोग जान लेते हैं। एक तो पहला बिलावल है वो आश्रय राग हो ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बिलावल में दुर्गा, राग दुर्गा बिलावल थाट का है। दुर्गा के बाद फिर आपका विहाग है, राग विहाग। उसके बाद फिर आप देखें तो देशकर इसमें आएगा, बिलावल थाट में देशकर हो गए, फिर आपका पहाड़ी हो गया, तो ये सब है। देशकर है, पहाड़ी है, फिर आपका शंकरा है, राग शंकरा, शंकरा है। उसके बाद फिर मांड है, राग मांड आपका। और आपका एक और है देवगिरी, एक और आपके बुक में देवगिरी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यह सब इतना जो है आपके बिलावल थाट से राग हो गए, ठीक है। दुर्गा विहाग, देशकर, पहाड़ी, शंकरा, मांड, देवगिरी, तो यह याद रखना है। अब बिलावल के बाद हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। बिलावल के बाद क्या है, मारवा, मारवा। मारवा की बात करें तो इसमें पंचम, एक मारवा जो है आपका आश्रय राग बनेगा यहाँ पे, और जो है पंचम है।
उसके बाद फिर आपका पुरिया है, पंचम के बाद आपका पुरिया पुरिया, ठीक है। उसके बाद फिर ललित है। ये आपको अभी भी यहाँ पे भी नहीं सोचना है कि पुरिया धनाश्री होगा, पुरिया केवल ये पुरिया राग है। उसके बाद फिर राग ललित है, फिर आपका इसमें सोहनी है, सोहनी है, और उसके बाद फिर भटियार और भटियार। ये आपके प्रमुख राग जो है ये मारवा थाट के राग हैं, ठीक है। तो ये आपके भटियार हो गए, पंचम हो गया, पुरिया हो गया, ललित हो गया, सोहनी हो गया, और एक मारवा जो कि आश्रय राग है। अब आगे बढ़ते हैं। मारवा के बाद अगर हम आपको बताना चाहें तो मारवा के बाद आएगा आपको, अब जिक्र कर लेते हैं काफी थाट का, ठीक है। काफी थाट का, तो काफी थाट में कौन कौन से राग आएंगे? एक काफी जो है आपका आश्रय राग हो जाएगा काफी में, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कौन सा? बहार, बहार राग हो गया आपका। उसके बाद फिर आपका भीम पलासी, भीम भीम पलासी हो गया, ठीक है। आता यहाँ यहाँ लिख दिए हैं, भीम पलासी हो गया आपका। पीलू हो गया, पीलू है, बागेश्वरी है, बागेश्वरी, और उसके बाद फिर शुद्ध सारंग। बहुत सारा इसमें है, थोड़ा सा देखिए, शुद्ध सारंग। उसके बाद फिर आपको अगर देखें शुद्ध सारंग के बाद फिर तो आपको आएगा वृंदावनी सारंग, वृंदावनी सारंग, ठीक है, वृंदावनी सारंग। और इसमें मियाँ मल्हार, और उसके बाद फिर सूर मल्हार, तो ये सब तो इसी में आते हैं, ठीक है। आपका मियाँ मल्हार हो गया, मियाँ मल्हार, फिर आपका हो गया सूर मल्हार, तो ये सब इसी में आते हैं। नीचे देखिए मियाँ मल्हार है और यहाँ पे सूर मल्हार लिखा हुआ है, ठीक है, मियाँ मल्हार और सूर मल्हार। तो ये सब जो है किस में आते हैं? ये सब काफी थाट के राग में आते हैं। और अगर तोड़ी की बात करें तो आपको तोड़ी में अगर बात करें तो तोड़ी और मुल्तानी, तोड़ी और मुल्तानी जो है वो आपके तोड़ी थाट के राग हैं। किसके राग हैं? तोड़ी थाट के राग हैं, ठीक है। तोड़ी थाट के राग हैं तोड़ी और मुल्तानी, ठीक है। और कुछ राग यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ था आपकी बुक में, लेकिन वो सब राग जो है मैंने देखा सर्च करके, और सारे बुक में तो वो कुछ अलग अलग थाट में भी लिखे हुए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको शामिल नहीं किया, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं मैंने रखा और ना ही खुद रखना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो नौवां थाट है वो है हमारा पूर्वी, पूर्वी थाट, ठीक है। पूर्वी थाट से एक तो पूर्वी है, और दूसरी बात करें कि पूरब से सूर्य निकलता है, तो श्री को हम, श्री यानी ईश्वर को प्रणाम करते हैं, तो श्री आपका जो पूर्वी थाट का है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अब मिलेगा आपको पुरिया धनाश्री। क्या मिलेगा? पुरिया धनाश्री, पुरिया धनाश्री मिलेगा यहाँ पे। श्री आपके हो गए, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, श्री हो गया आपका, फिर पुरिया धनाश्री हो गया, पुरिया धनाश्री हो गए। फिर इसमें आपके गौरी भी इसी में आते हैं, गौरी राग हो गया। उसके बाद फिर जेतश्री, जेतश्री राग की बात करें तो जेतश्री हो गए। उसके बाद फिर बसंत और परज, काफ़ी इम्पोर्टेंट बसंत है, बसंत और परज, ये भी हैं जो कि सब पूर्वी थाट में आते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना है, गौरी, गौरी जो कि शिव भगवान की पत्नी है, उन्हें क्या करते हैं? पुरिया यानी सूर्य निकलता है पूरब से, तो उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो बस कुछ इस तरह से थॉट अपना लगा लेना है, और बाकी दोस्तों इसको याद कर लेना है, ठीक है। वैसे ट्रिकली मैं कुछ बनाया हूँ, अगर आप लोग देखेंगे तो कभी वैसा ट्रिकली मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब पूर्वी के बाद देख लेते हैं। अब हमारा थाट है जो 10वां नंबर थाट है वो है खमाज, खमाज थाट की बात कर ले तो खमाज थाट में हो जाएगा दोस्तों आपका, खमाज के अंतर्गत आता है जय जयवंती। कौन सा आता है खमाज में? जय जय
वंती। जय जयवंती थाट जो है ये राग जो है वो खमाज थाट के अंतर्गत आता है। और इसमें देश की बात करें तो देश में हम खाते हैं तो देश देश जो है खमाज में ही आएगा। ठीक है। तिलक की प्रथा देश में है, हमारे देश में तिलक की भी प्रथा है। ठीक है। तो देश जहाँ होगा वहाँ तिलक होगा, तो खमाज थाट में ये भी हो गया आपका। उसके बाद फिर आपका है रागेश्वरी है, तिलंग है, झंझोटी है, यह सब भी इसी में आएगा। ठीक है। तो यह हो जाएगा रागेश्वरी। तिलंग की बात कर लें, तिलंग, या फिर बात करें झंझोटी की, तो झंझोटी भी जो है आपका इसी थाट में राग रहेगा। किसमें? खमाज थाट में झंझोटी भी रहेगा। तिलंग और झंझोटी भी खमाज थाट के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पूरे क्लियर हो गए। अब आइए हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है। खमाज थाट का जो है आपका ये सब 10 थाट का मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा 10 थाट का नाम: भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल थाट, मारवा, काफी, तोड़ी, पूर्वी और खमाज। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आगे जो हमारा है प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न की तरफ अब चला जाए। प्रश्न जो है हमारा, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न है कि पूर्वी राग का वादी स्वर बताएं। ठीक है। पूर्वी, अभी हमने पढ़ा पूर्वी के बारे में। पूर्वी के राग जो थे वो थाट, पूर्वी नाम जो बनेगा वो आपके आश्रय राग बनेगा। ठीक है। कैसा बनेगा? आश्रय राग बनेगा पूर्वी के नाम से। तो इसका वादी स्वर बताना है। क्या पूछा जा रहा है कि वादी स्वर बताएं। तो पूर्वी राग का जो वादी स्वर होता है वो आपका हो जाएगा, वादी स्वर की बात करें तो इसमें वादी हो जाएगा आपका ग हो जाएगा। और समवादी की बात करें तो समवादी आपका नी हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? नी। ठीक है। संवादी आपका नी हो जाएगा। तो याद रखना है नी हो जाएगा। अगर पुरिया की अगर बात करें, आपसे पूछे कोई कि इसका पुरिया का जो है आपकी जाति क्या हो जाएगी, तो जाति संपूर्ण संपूर्ण बताना है। क्या बताना है? जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण बताना है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण होगी। और संप्रकृति राग की बात करें पुरिया की, तो पुरिया की संप्रकृति राग पुरिया, धनाश्री और परज। पूर्वी की बात करें तो पूर्वी की होगी आपकी पुरिया धनाश्री, पुरिया धनाश्री और परज। ठीक है। और इसका गायन समय भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि इसका गायन समय कब है। तो गायन समय याद रखना है, गायन समय इसका संध्या काल होगा। कब होगा? संध्या काल। ठीक है। याद रखना है ये सब, गायन समय संध्या काल। तो पूर्वी की वादी और संवादी क्या हो गया? तो वादी वादी हो गया आपका ग हो गया, और संवादी हो गया आपका नी हो गया। ठीक है। चलिए अब बढ़ चलते हैं। अगला जो हमारा क्या प्रश्न बोल रहा है कि पूर्वी राग में किस मध्यम का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह पूछा जाता है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए पूर्वी राग में कौन सा मध्यम, यानी कि मध्यम कौन से म का प्रयोग करते हैं। तो एक तो हमारा शुद्ध होता है और एक तीव्र होता है। हम जानते हैं कि दो प्रकार के मध्यम होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में। तो यह जो दोनों जो स्वर हैं, दोनों एक एक आपका शुद्ध और एक आपका तीव्र, तो दोनों मध्यम का प्रयोग जो है हम लोग किस में कर लेते हैं? पूर्वी राग में हो जाता है। पूर्वी में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी आई रहे। ठीक है। आप इसको याद कीजिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा किस में दोनों निषाद लगते हैं, किस में दोनों गंधार लगते हैं। तो यह सब जो है चीज़ें पूछी जा सकती है। और किस में दोनों मध्यम, तो पूर्वी राग में दोनों मध्यम। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पूर्वी राग का चलन, पूर्वी राग का चलन जो है वह किस सप्तक में ज़्यादा होता है। तो सप्तक की बात करें तो किस सप्तक में ज़्यादा होता है, तो ये पूर्वी राग का चलन जो है अधिकतर अधिकतर आप जब देखेंगे तो ये आपके मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक में ज़्यादा होता है। मध्य और मंद्र सप्तक में इसकी चलन ज़्यादा होता है। और पूर्वी जो है यह क्या है? एक गंभीर प्रकृति का राग है। ठीक है। पूर्वी गंभीर प्रकृति का राग है। और पूर्वी राग में अगर बात कर ले तो देखिए छोटा ख्याल आपका गाया जाएगा, छोटा ख्याल आपका, फिर बड़ा ख्याल। तो ये सब जो है आपके या फिर आप गत गत की बात करें, मस्जिद खानी गत, रजा खानी गत, तो वो सब जो है आपके भी उसमें गाए जाते हैं। किसमें? पूर्वी राग में। ठीक है। छोटा ख्याल की देखिए बात हो गई है, तो छोटा ख्याल के आविष्कारक किनको माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को माना जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से चर्च कर लेते हैं, जब चर्च ही हो रही है तो ये इसका आंसर आपको क्या था, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक में ये ज़्यादा चलन होता है। कौन? राग पूर्वी। और इसमें जो है इसमें क्या क्या गाया जाता है राग पूर्वी में? बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, इसमें सब गाया जाता है। रजा खानीगत, मस्जिद खानीगत, इसमें सब गाया जाता है ये सब। ठीक है, तो बड़ा ख्याल की बात हुई थी ना, तो बड़ा ख्याल के आविष्कारक सुल्तान हुसैन, सुल्तान हुसैन सरकी। ठीक है, और छोटा की बात करें, छोटा ख्याल की, तो अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये सब रजा खानीगत तो रजा खां, मस्जिद खानीगत तो मस्जिद खां, तो ये सब जो है बिल्कुल जो है आपको क्लियर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। राग देशकर किस थाट का राग है? तो राग देशकर की बात हो रही है अब, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं तो देशकर किस में था, तो देशकर किस में था, राग देशकर जो है किस थाट का है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिलावल थाट का है। कौन सा? राग देशकर जो है बिलावल थाट का राग है। अगर इसकी वादी संवादी की बात करें तो वादी इसका होता है, वादी होता है इसका क्या होता है, ध होता है, और वादी इसमें, और संवादी इसका संवादी ग होता है। ठीक है, संवादी क्या होता है? ग होता है। ध इसका वादी और संवादी ग होता है। जैसा कि आप लोग असावरी में भी जानते हैं कि असावरी का भी वादी और संवादी जो है आपका ग होता है। ठीक है, और असावरी और ये आपका देशकर, इन दोनों में वादी और संवादी जो है ध और ग हो रहा है, और दोनों का गायन समय जो है वो आपके दिन का द्वितीय पहर है। ठीक है, दिन का द्वितीय पहर। अब इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। थाट तो आप लोग जान गए, थाट थाट कौन सा है, तो बिलावल लिख देता हूँ मैं पहले, बिलावल। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसकी संप्रकृति राग कुछ है, तो संप्रकृति की राग की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका भूपाली। ठीक है, भूपाली संप्रकृति राग जो है भूपाली है। क्यों? क्योंकि इसमें भी म और नी जो स्वर हैं वो वर्जित माने जाते हैं। म और नी स्वर जो हैं वर्जित माने जाते हैं भूपाली में भी और राग देशकर में भी, तो संप्रकृति राग है। ठीक है, तो म और नी स्वर आपके इसमें वर्जित हो गए। और तो अगर वर्जित हो गए तो इसकी जाति क्या हो जाएगी? दो स्वर वर्जित हो गए तो जाति इसकी हो जाएगी औडव, जाति औडव हो जाएगी। औडव जाति की ये राग है देशकर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि राग भैरव का गायन समय बताइए। देखिए, राग भैरव जो है कब गाया जाता है? यह आपको प्रातः काल में गाया जाता है। राग भैरव प्रातः काल में गाया जाता है। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है कौन? राग भैरव। और भैरवी की भी बात करें तो भैरवी भी प्रातः काल में ही गाया जाता है। और अगर पूछे आपसे कि राग भैरव का वादी और संवादी क्या होगा, तो वादी में आपको बताना है कि वादी इसका क्या हो जाएगा? वादी हो जाएगा ध, और संवादी क्या हो जाएगा? संवादी हो जाएगा आपका संवादी रे। यानी राग भैरव धरे रह जाएंगे। ठीक है, भैरव धरे, भैरव धरे, याद रख लीजिएगा किसी तरह से भी कि भैरव जो है उसका वादी और संवादी ध है और रे है, और गायन समय प्रातःकाल है, उत्तरांग प्रधान राग है। ठीक है, अगर आप प्रश्न पूछे, ऑप्शन आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि उषाकालीन संधि प्रकाश राग बताइए, और अन्य भी आपको राग दे दिए जाएंगे जो नहीं होंगे, और उसमें एक आपका भैरव रहेगा। तो भैरव जो है आपको बता दूं कि उषाकालीन संधि प्रकाश राग है। ठीक है, उषाकालीन। अब देखिए, इसकी संप्रकृति राग की भी चर्च हो जानी चाहिए थोड़ा सा। संप्रकृति राग, तो ये भैरव थाट का ही राग है। भैरव का जो है आपका रामकली, रामकली और कलिंगड़ा, रामकली और कलिंगड़ा, ये जो है आपके किस थाट का राग है? भैरव थाट का ही राग है। स्वयं जो है उसी राग से जन्य है कौन कौन? रामकली और कलिंगड़ा दोनों उसी थाट से है, और भैरव का जो है संप्रकृति राग भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे क्या देखेंगे? राग बिलावल का वादी स्वर क्या होगा? राग बिलावल का वादी स्वर हम लोग देख लेते हैं कि राग बिलावल का वादी स्वर क्या होगा। तो राग बिलावल के वादी की बात करें तो वादी इसका होगा ध, और संवादी इसका होगा ग। ये हो जाएगा आपका संवादी, और ये हो जाएगा आपका वादी, वादी ध
और संवादी ग, वादी ग और संवादी ध। ठीक है, तो आसावरी का भी तो वही देखे थे हम लोग। चलिए अब इसकी गायन समय देखिए, गायन समय इसका कब होता है? गायन समय इसकी बात करें तो गायन समय इसका होता है प्रातः काल। क्या होता है? नोट कीजिएगा, प्रातः काल। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप लोग मेरे क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। तो इसका गायन समय क्या होता है? गायन समय जो होता है वो आपके प्रातः काल होता है। और यह क्या होता है? जब प्रातः काल है तो ये क्या हो जाएगा? संधि प्रकाश राग है, संधि प्रकाश राग। ठीक है, कौन? बिलावल। बिल्कुल क्लियर, कहीं से कोई संशय नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जो है आराम से बैठ जाइए और आराम से अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ से हो गए बहुत सारे प्रश्न। अब क्या यहाँ पे प्रश्न आ गया है, ठुमरी प्रायः किस ताल में बजाई जाती है? तो चलिए ठुमरी प्रायः किस ताल में बजाई जाती है ये तो आपसे पूछ दिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि ध्रुपद किस ताल में बजाई जाती है? ध्रुपद की संगति किस ताल के साथ की जाती है? फटाफट अब मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार बताया हूँ। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो ध्रुपद की संगति किस ताल के साथ की जाती है और वह ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मात्रा भी बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ठुमरी प्रायः किस ताल में बजाई जाती है। तो ठुमरी जो है आपकी दीपचंदी ताल में बजाई जाती है। किसमें? दीपचंदी ताल। इसमें अगर बात करें ताल की जो मात्रा होती है वो 14 मात्रा की ताल है। कौन? दीपचंदी। अब देखिए इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। सा के साथ किस पशु का नाम जोड़ा जाता है? सा के साथ किस पशु का नाम? तो आप लोग जानते होंगे कि सा के साथ किस पशु का नाम जोड़ा जाता है। तो सा के साथ जो है आपका जोड़ा जाता है मोर का नाम। किसका? मोर का। चलिए आइए हम लोग और देख लेते हैं कि और किसके किसके साथ क्या है। तो रे के साथ मोर के बाद होता है चातक। मोर, आप इस तरह से याद करिए, मोर चातक कौआ कोयल मेढक, मोर चातक बकरा कौआ कोयल मेढक हाथी। मोर चातक बकरा कौआ कोयल मेढक हाथी। तो मोर चातक, अब यहाँ पे बकरा, मोर चातक बकरा, फिर उसके बाद फिर कौआ कोयल, कौआ कोयल मेढक और हाथी। ठीक है, आइए आपको हम बता देते हैं। तो रे यहाँ पे हो गया, तो ये किसका हो जाएगा? ग का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका म का, ये हो जाएगा आपका प का, ये हो जाएगा आपका ध का और ये आपका नी। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद कर लेना है, मोर चातक बकरा कौआ कोयल मेढक हाथी। तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा कि किस पशु का नाम कौन से स्वर से लिया गया है। आप जब स्वर पढ़ रहे होंगे शुरू में तो यह सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो बस सेट प्रैक्टिस इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि पढ़े हुए चीज़ों को जो भूल गए हैं वो सब याद रहे, याद आ जाए। ठीक है, तो याद रख लेना है, मोर चातक बकरा कौआ कोयल मेढक हाथी, मोर चातक बकरा कौआ कोयल मेढक हाथी। इस तरह से 2 4 5 बार आप इसको देख लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि तिहाई कितने प्रकार के होते हैं। तो तिहाई सबसे पहले जानना होगा कि तिहाई क्या होता है। तिहाई क्या होता है, और तिहाई में जो है दोस्तों, तिहाई में जो है आपके 3 बार बजाया जाता है। तिहाई में कितने बार बजाया जाता है? तिहाई में 3 बार बजाया जाता है। तो तिहाई जो है, तिहाई किस पे बजाया जाता है? ये आपके तबले पर बजाया जाता है। किस पे? और अगर बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तिहाई को 3 बार बजाया जाता है, ये याद रखिएगा, तिहाई को 3 बार। और कितने प्रकार के होते हैं? तो तिहाई 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तिहाई कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर आप डीपली पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि टुकड़े के जो हर खंड पे रुकते हैं ना, तो एक प्रकार हमारा वो हो जाता है कि टुकड़े के हर खंड पर हम रुकेंगे, तो वो हो गया एक प्रकार। और एक हो गया आपके जो लगातार बजाते जाते हैं, लगातार बजाते जाते हैं, वो होता है आपका, उसके बाद मतलब वो सम पर रुकता है, तो वो होता है आपका दूसरा प्रकार। तो लगातार बजाना, बजाकर सम पर रुकना, और एक होता है आपका टुकड़े पे हर प्रत्येक टुकड़े पे रुकना, उसके बाद जाकर सम पे रुकना। तो ये होता है 2 प्रकार का
तो चलिए हम लिखते हैं। तो उसको क्या क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं दमदार तिहाई, एक को बोलते हैं दमदार तिहाई, और दूसरे को बोलते हैं बेदमदार तिहाई। दूसरे को क्या बोलते हैं? बेदमदार, बेदमदार तिहाई। एक दमदार तिहाई और दूसरा बेदमदार तिहाई। ये आपके तिहाई के दो प्रकार हो गए। और तिहाई को कितनी बार बजाया जाता है? तिहाई को 3 बार बजाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके स्टेट पेपर 1 और 2 और बीपीएससी वालों के लिए। आप लोग ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। तो दमदार में हम क्या बताए कि प्रत्येक खंड के टुकड़े पर जो है होता है वो क्या होता है? रुकता है। और बेदमदार जो है रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, मतलब कि वो बजाए जाते हैं, उसके बाद वो सम पे रुकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए तिहाई के 2 प्रकार। और तिहाई 3 बार बजाया जाता है। किस पे? तो तबले पे। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। कायदा, रेला और पलटा किस वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है? तो देखिए, कायदा, रेला और पलटा जो है वो किस पे बजाया जाएगा? तो कायदा, रेला और पलटा की हम बात कर लें तो वो किस पे बजाया जाएगा? कायदा, रेला और पलटा, तो यह बजाया जाएगा आपके किस पे? तबले पे। तबले पे स्वतंत्र जो वादन करते हैं ना, उसी को रेला बोलते हैं। ठीक है, कायदा, रेला और पलटा। ये कायदा है और ये पलटा है, ये दोनों में कोई खास डिफरेंस जो है आपको नहीं मिलेगा। कायदा और पलटा में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों में जो है विस्तार ही किया जाता है। ठीक है, पलटा में थोड़ा अत्यधिक विस्तार किया जाता है और कायदा में उससे थोड़ा सा कम। और रेला जो है, रेला तो तबले पे स्वतंत्र वादन के लिए ही जाना जाता है। तो क्लियर हो गया प्रश्न आपका कि कायदा, रेला और पलटा किस वाद्य यंत्र पे बजाया जाता है? तो सही जवाब क्या हो गया इसका? सही जवाब हो गया इसका तबला। और तबले का आविष्कार कब की हुआ था? 13वीं शताब्दी में, लगभग 13वीं शताब्दी में। और किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने। और कैसे किया था? तो पखावज को 2 टुकड़ों में काट के किया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी भी याद रखना है, तबला भी याद रखना है, और ये सब भी याद रखना है। और अमीर खुसरो साहब तो याद ही रहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको सेशन? आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। और सब लोग कमेंट करेंगे, और जितने लोग भी देखते हैं, जिनको भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ता है इससे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि अंत तक मेरे कितने विद्यार्थियों ने देखा इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में मेरे बच्चों। तो इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ और नए सेशन में।